हेलो डियर स्टूडेंट। तो हम क्या कर रहे थे, हमने पहले लेक्चर में देखा था इवोल्यूशन में कि किस तरह से फर्स्ट लाइफ का फॉर्मेशन हुआ है। अब हम इसमें ही डिटेल में जाने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से एक्चुअल में इवोल्यूशन है। तो हम देखते हैं कि जो हमारा कन्वेंशनल लिटरेचर है वो क्या बताता है इवोल्यूशन के बारे में। तो हमारा जो कन्वेंशनल लिटरेचर है वो कहता है, वो 3 कैनोटेशन देता है। 3 कैनोटेशन है हमारे कन्वेंशनल लिटरेचर के। 3 कैनोटेशन याद रखना है आपको। पहली चीज आपको याद रखना है, पॉइंट कि हमारा लिटरेचर ये कहता है कि आज जो डाइवर्सिटी इतनी ज़्यादा विभिन्नताएं हैं, आज जो डाइवर्सिटी है ये पहले भी थी और हमेशा आगे भी फ्यूचर में भी रहेगी। तो पहले क्या बताता है कि डाइवर्सिटी जो है ये आज जैसी है वैसी ही बनी रहेगी। तो ये पहली चीज़ ये बताता है हमारा कन्वेंशनल लिटरेचर। दूसरी चीज़ क्या बताता है हमारा लिटरेचर, बताता है दूसरी चीज़ कि जो डाइवर्सिटी आज जो लाइफ का फॉर्मेशन हो रहा है, यानी कि हमारी अर्थ का जो फॉर्मेशन हुआ है आज से केवल 4000 ईयर एगो हुआ है। अर्थ का फॉर्मेशन बताता है कि केवल 4000 साल पहले हमारी अर्थ बनी है, पर ये बिल्कुल गलत बात है। आज से 4000 नहीं, 4 बिलियन ईयर एगो, 4 बिलियन साल पहले आज से अर्थ का फॉर्मेशन हुआ था। तो ये आपको याद रखना है। तीसरी चीज़ बताता है कि जो एक्चुअल में लाइफ एराइज हुई है ये जैसे आज होती है वैसे ही होती है। उसने कोई केमिकल इवोल्यूशन और कुछ नहीं, उसने ऐसे भी माना जाता है कि लाइफ का फॉर्मेशन जो हुआ है वो इंस्टेंटली हुआ है, एक दिन में पूरा, यानी कि ऐसा माना जाता है कि 6 दिन में पूरी अर्थ, एक दिन में अर्थ का फॉर्मेशन हो गया, दूसरे दिन में लाइफ आ गई, तीसरे दिन में सारी डाइवर्सिटी आ गई। इस तरह 6 डेज में पूरी डाइवर्सिटी का फॉर्मेशन माना जाता है। तो इस तरह से हमारा कन्वेंशनल लिटरेचर ये बात बताता है। बट एग्जैक्टली जो बात है वो क्या है कि आज से 20 बिलियन ईयर एगो यूनिवर्स का फॉर्मेशन हुआ था, 6 और 4.5 बिलियन ईयर एगो आज से अर्थ का फॉर्मेशन हुआ था। क्लियर। अब हम बात करते हैं डार्विन की। जो डार्विन थे वो, उनके शिप का नाम था, अच्छे से आपको पूछा जाता है नीट के अंदर, डायरेक्टली आप याद रखना है। जो डार्विन थे उनके शिप का नाम था HMS बीगल। डार्विन के शिप का नाम था HMS बीगल और इससे ये समुद्री यात्रा कर रहे थे। तो वो कहाँ पर गए थे? गैलापागोस आइसलैंड गए थे। अच्छे से याद रखना है आपको, डायरेक्टली नीट के अंदर पूछा जाता है। गैलापागोस आइसलैंड वो गए थे, तो उन्होंने वहाँ पर अलग अलग तरह की डाइवर्सिटी देखी और वो बहुत ही वहाँ पर देखकर आश्चर्यचकित हुए कि इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी भी क्या हो सकती है क्या। आज हम ही अगर एक्चुअल में लाइफ के फॉर्म्स को देखें तो हम देखकर बिल्कुल आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि इतनी प्रकार की क्या डाइवर्सिटी हो सकती है। और ये हम जो एक्चुअल में डाइवर्सिटी देख रहे हैं ये तो हम सामने देख पाते, वो तो केवल यूकैरियोट स्पीशीज की ही है। अगर हम प्रोकैरियोट को देखें तो माइक्रोस्कोपिक स्टडी अगर हम करें तो हम पाएंगे कि इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी कैसे हो सकती है। क्लियर। तो डार्विन HMS बीगल से जब यात्रा कर रहे थे, गैलापागोस आइसलैंड गए थे वो, तो वो देख के वहाँ पर वो आश्चर्यचकित हो गए और उन्होंने धीरे धीरे जब वहाँ का पता लगाया तो उन्होंने एक चीज़ बोली कि जो यहाँ पर डाइवर्सिटी जो धीरे धीरे बढ़ती है वो एक्चुअल में नेचुरल सिलेक्शन के कारण बढ़ती है। यानी कि जो नेचर होती है वो सिलेक्शन करती है, एक नेचुरल सिलेक्शन होता है, जो नेचर होती है वो सिलेक्शन करती है। यानी कि जो फिट है वो हिट है, यानी कि जो कंडीशन के हिसाब से अपने आप को अडाप्ट कर लेगा वो बेटर सर्वाइव करेगा और उसको नेचर क्या करेगी? सिलेक्ट करेगी। और इस तरह से क्या होगा? नेचुरल सिलेक्शन होगा। तो डार्विन ने क्या कहा था? सर्वाइवल इज द फिटेस्ट, ये वर्ड उन्होंने दिया था कि जो फिट है वो सर्वाइवल करेगा, और उसे क्या वर्ड दिया? नेचुरल सिलेक्शन टर्म उन्होंने यूज किया। क्लियर। तो ये डार्विन की बात आपको याद रखनी है।
तो ये हमने देखा बेसिक चीज़ों को। अब और हम जानते हैं कि जो एक्चुअल में इवोल्यूशन हुआ है, इवोल्यूशन हम कह रहे हैं इतनी देर से कि हाँ इवोल्यूशन हो रहा है, इवोल्यूशन हो रहा है, सब चीज़ें चेंजेस हो रही है धीरे धीरे, पर क्या इसके हमारे पास कोई प्रूफ है? क्या हमारे पास कोई इसका एविडेंस है? तो जी बिल्कुल हमारे पास एविडेंसेस हैं। तो इसके हमारे पास कई सारे एविडेंसेस है इवोल्यूशन के। तो हमारा टॉपिक क्या है अब? एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन। एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन, हमारे पास इवोल्यूशन के क्या प्रमाण हैं, क्या एविडेंसेस है? तो पहली चीज सबसे इंपॉर्टेंट याद रखना, पैलियोंटोलॉजिकल एविडेंस, जो जनरली हमें पता है, पैलियोंटोलॉजिकल एविडेंसेस यानी कि फोसिल्स। पैलियोंटोलॉजी किसे कहा जाता है? स्टडी ऑफ फोसिल्स इज कॉल्ड पैलियोंटोलॉजी। तो पैलियोंटोलॉजिकल एविडेंस यानी कि आज हम जो देखते हैं, जो पहले आज से कई करोड़ों साल पहले जो यहाँ पे ऑर्गेनिज्म रहा करते थे, उनके फोसिल्स आज हमें रॉक्स के अंदर मिलते हैं, रॉक्स में मिलते हैं। तो उसकी जब हम स्टडी करते हैं तो हमें पता चलता है कि पैलियोंटोलॉजिकल एविडेंसेस आज मिलते हैं। और इससे हमने डायनासोर का पता लगाया है, इससे हमने डायनासोर का पता लगाया है। आज से लगभग 65 मिलियन ईयर पहले, 65 मिलियन ईयर पहले जो डायनासोर क्या हो गए थे? एक्सटिंक्ट हो चुके थे। उनका एक्चुअल में हमने पैलियोंटोलॉजिकल एविडेंस से पता लगाया है। क्लियर? तो ये पहला हमें क्या प्रमाण मिलता है? पैलियोंटोलॉजिकल एविडेंस है हमारे पास में, यानी कि फोसिल्स की स्टडी के बेस पर हम पता लगाते हैं। दूसरा एविडेंसेस क्या है? दूसरा एविडेंस है एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंसेस। एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस से दूसरा क्या मतलब है एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंसेस का? यानी कि ये बात कही थी अर्नस्ट हैकल ने, सबसे पहले अर्नस्ट हैकल ने ये बात कही थी कि अर्नस्ट हैकल ने क्या कहा था कि जो वर्टेब्रेट का एम्ब्रियो होता है, उस सभी वर्टेब्रेट के एम्ब्रियो के अंदर गिल स्लिट्स पाए जाते हैं। क्या कहा था उन्होंने? कि सभी वर्टेब्रेट के एम्ब्रियो के अंदर गिल स्लिट्स पाए जाते हैं, परंतु वो केवल फिशेस के अंदर ही फंक्शनल होती हैं। गिल स्लिट सभी वर्टेब्रेट के अंदर पाए जाते हैं, परंतु सभी वर्टेब्रेट के एम्ब्रियो के अंदर गिल स्लिट पाए जाते हैं, परंतु फंक्शनल केवल और केवल फिश के अंदर होते हैं। ऐसा किसने कहा था? ऐसा कहा था अर्नस्ट हैकल ने। और इस चीज़ को नकार दिया था कार्ल वॉन बेयर ने। कार्ल वॉन बेयर ने ऐसा कहा कि हम ये प्रमाण सच नहीं मान सकते हैं, क्योंकि हम एम्ब्रियो को एडल्ट स्टेज से कैसे कंपैरिजन कर रहे हैं? किसी भी जो ऑर्गेनिज्म है उसका एम्ब्रियो उसके एडल्ट स्टेज से पास थ्रू नहीं होता है, ये चीज़ इन्होंने बताई थी। तो ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। तो ये दूसरा एविडेंस हमारा हुआ। क्या और एविडेंस हमारे पास है? जी हाँ, हमारे पास कई सारे एक्सपेरिमेंट है, एविडेंसेस हैं। तीसरा एविडेंसेस है हमारे पास कंपैरेटिव एनाटॉमी एंड मॉर्फोलॉजी का। तो कंपैरेटिव एनाटॉमी और मॉर्फोलॉजी का हमारे पास अगला एविडेंसेस है। इसके अंदर दो चीज़ें आती हैं, एक तो आता है होमोलोगस ऑर्गन और एक आता है एनालोगस ऑर्गन। तो एक आता है एनालोगस ऑर्गन, एक आता है होमोलोगस ऑर्गन। तो एनालोगस ऑर्गन के अंदर हम देखते हैं दोनों अलग अलग चीज़ें। इसके अंदर हमें क्या क्या देखने को मिलती है? यानी कि अगर कोई की एनाटॉमी सेम है, एनालोगस का मतलब क्या है? उनके एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर सेम है, बट फंक्शंस जो है वो डिफरेंट है। अगर एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर सेम है और फंक्शनल डिफरेंट है तो उसे एनालोगस ऑर्गन कहेंगे। और अगर जो एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट है बट फंक्शन जो है वो सेम है तो उसे होमोलोगस ऑर्गन कहेंगे। क्लियर? तो ये दो चीज़ आपको याद रखना है। तो इनके कई हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कि हमें पता है
इन दोनों के बेसिस पर हम ये भी कह सकते हैं कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। अगर किसी के एनकेस्टर सेम हैं और आज वो अलग अलग जगह पर अलग अलग फंक्शन कर रहे हैं तो उसे क्या कहेंगे, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, उसे हम डाइवर्जेंट इवोल्यूशन कहेंगे। और अगर किसी के क्या है फंक्शन जो है वो आज सेम हो गए हैं पर उनके जो एनकेस्टर है वो डिफरेंट है, एनकेस्टर क्या है डिफरेंट है, तो उनको हम क्या कहेंगे, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन कहेंगे। क्लियर? तो ये चीज़ आपको अच्छे से याद रखनी है। इसके बाद हम और क्या चीज़ देखते हैं आगे। अब अगला और भी है हमारे पास कई एविडेंसेस है, तो 3 एविडेंसेस हमारे हो गए। चौथे एविडेंस पर हम आते हैं। चौथा एविडेंस क्या है हमारे पास? चौथा एविडेंस है जो जीन्स और प्रोटीन से आता है। आज हमें पता है बेटा कि जो हमारे पास ट्रिप्सिन एंजाइम है, ट्रिप्सिन एंजाइम जो है ये एंजाइम जो है ये प्रोकैरियोट से लेकर यूकैरियोट में सब में पाया जाता है। ट्रिप्सिन एंजाइम सबके अंदर पाया जाता है, यानी कि हम कह सकते हैं कि ये पहले से ही काफ़ी पहले से ही आ रहा है सबके अंदर। तो यानी कि ये भी हमारे पास क्या है, एक इवोल्यूशन का ही एक परिमाण है, यानी कि हमारे पास क्या है, एविडेंस है। दूसरा ट्रिपल यू जो कोडोन होता है ये क्या होता है, फिनाइल एलेनिन के लिए क्या कोडिंग करता है, और ये भी लगभग सभी में प्रोटोजोआ से लेकर सभी में अंदर पाया जाता है। तो ये भी हमारे पास एक एविडेंसेस है कि इवोल्यूशन हुआ है। अगला 5th एविडेंस क्या है हमारे पास, ये है हमारे पास ब्रीडिंग। जो ब्रीडिंग आज हम देखते हैं कि प्लांट ब्रीडिंग होती है, एनिमल की ब्रीडिंग होती है। हम देखते हैं कुछ ही 1 से 2 साल 5 साल में हम क्या कर लेते हैं, नई नई ब्रीड का फॉर्मेशन कर लेते हैं। हमें पता है नई नई ब्रीड का फॉर्मेशन हो जाता है 1 साल 2 साल 5 साल में। तो क्या हजारों करोड़ों साल में क्या अर्थ नई डाइवर्सिटीज का फॉर्मेशन, नए नए जीव का फॉर्मेशन नहीं कर सकती है? ये एक एविडेंस हमारे पास है ब्रीडिंग का। उसके बाद हमारे पास 6th एविडेंस जो आता है वो बहुत पॉपुलर है, और ये है इंडस्ट्रियल मेलेनिज्म का, जो इंग्लैंड से आता है। इंडस्ट्रियल मेलेनिज्म क्या है इसके अंदर आपको समझना है कि इंग्लैंड में जब 1850 की बात है, उससे पहले जब इंडस्ट्रीज नहीं थी तो उस समय एटमॉस्फेयर पोल्यूटेड नहीं था वहाँ का, और पोल्यूशन नहीं था तो एटमॉस्फेयर थोड़ा वाइट था, और उसके कारण वहाँ पर जो वाइट मोथ थे उनकी संख्या ज़्यादा होती थी पेड़ों पर। तो वाइट मोथ की संख्या ज़्यादा होती थी जबकि डार्क मोथ की संख्या कम होती थी उस समय पर। परंतु जैसे जैसे 1920 में क्या, ये 1850 की बात है जब पोल्यूशन नहीं था, और 1920 के बाद जब इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया, जब सब जगह इंडस्ट्रीज का फॉर्मेशन हो गया, उसके बाद में क्या आया, वहाँ का जो एटमॉस्फेयर था वो पोल्यूटेड हो गया। तो उसमें क्या हुआ, जो डार्क मोथ थे उनकी संख्या बढ़ गई और वाइट मोथ की संख्या कम हो गई। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जो प्रेडेटर था वो उसमें प्रेडेटर जो किसी को शिकार करता था वो क्या करता था, क्योंकि डार्क यहाँ पर एटमॉस्फेयर था तो इसमें डार्क मोथ छुप जाते थे, परंतु वाइट मोथ छुप नहीं पाते थे, और इसके कारण इसका प्रेडेशन हो जाता था। तो इस वजह से ये क्या है, ये भी एक नेचुरल, ये हम कह सकते हैं नेचुरल सिलेक्शन का है, क्योंकि जो जैसे अडाप्ट करेगा वो ज़्यादा बेटर सर्वाइव करेगा। तो ये नेचुरल सिलेक्शन का एग्जाम्पल है, नीट के अंदर कंटिन्यूसली कई बार पूछा गया है इंडस्ट्रियल मेलेनिज्म। क्लियर? उसके बाद अगला एविडेंसेस आता है हमारे, जैसे कि एंटीबायोटिक का हम यूज़ करते हैं, एंटीबायोटिक का हम यूज़ करते हैं, साथ में हम किस चीज़ का यूज़ करते हैं, हर्बिसाइड का यूज़ करते हैं, पेस्टिसाइड का यूज़ करते हैं। तो इसके कारण क्या होता है, जो सेंसिटिव स्पेसीज होती है उसकी संख्या तो कम हो जाती है, पर इसके प्रति जो सेंसिटिव नहीं होता है, जो
हमारे लिए अच्छी नहीं होती है और जो हमारे लिए ज़रूरी नहीं है, ऐसी वीड का क्या होता है, फॉर्मेशन, उसका प्रोडक्शन बढ़ने लग जाता है। तो ये किसका कारण है, ये भी हम कह सकते हैं कि एक इवोल्यूशन का ही एग्जाम्पल है। क्लियर। तो ये हमारे अलग अलग एग्जाम्पल, और ये लास्ट का जो हमने एंटीबायोटिक, हर्बिसाइड और पेस्टिसाइड का एग्जाम्पल लिया है, ये एक्चुअल में नॉट नेचुरल इवोल्यूशन नहीं है, ये है एंथ्रोपोजेनिक इवोल्यूशन। एंथ्रोपोजेनिक का मतलब क्या होता है, जो ह्यूमन की एक्टिविटीज से जो इवोल्यूशन होता है उसे एंथ्रोपोजेनिक इवोल्यूशन कहा जाता है। क्लियर। तो यहाँ पर हमने ये एविडेंसेस देखे यहाँ पर। अब हम और चैप्टर में आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। ये हमने एविडेंसेस देखे इवोल्यूशन के। क्लियर। इसके बाद हम जानते हैं कि इवोल्यूशन में एक्चुअल में इवोल्यूशन हुआ कैसे है, एक्चुअल में इवोल्यूशन कैसे हुआ है और किस साइंटिस्ट ने इसके बारे में क्या कहा है। तो सबसे पहले हम डार्विन की ही थ्योरी पर जाते हैं। डार्विन का जो एसेंस था, मेन मुद्दा था इसका, वो क्या था, इनका कहने का तात्पर्य क्या था कि जो इवोल्यूशन है वो क्या है, नेचुरल सिलेक्शन है। तो ये बात इन्होंने कही थी। अब इन्होंने दो टर्म दिए थे, इनके की कॉन्सेप्ट दो थे, अच्छे से याद रखना है सबको, डायरेक्टली नीट के अंदर कई बार पूछे गए हैं। की कॉन्सेप्ट इनके दो थे, एक तो पहला वर्ड नेचुरल सिलेक्शन और दूसरा था ब्रांचिंग डिसेंट। दूसरा क्या था, ब्रांचिंग डिसेंट। ये दो इनके की कॉन्सेप्ट थे जो कई बार पूछा गया। नेचुरल सिलेक्शन का मतलब हम समझ चुके हैं, ब्रांचिंग डिसेंट का क्या मतलब होता है कि एक स्पेसीज है, उससे कोई दो स्पेसीज का फॉर्मेशन हुआ, उसमें से जो एक ब्रांच होगी वो कंटिन्यूसली बढ़ती जाएगी, एक ब्रांच वहीं पर रुक जाएगी, दूसरी ब्रांच जो होगी वो कंटिन्यूसली बढ़ती जाएगी, इसे कहा जाता है ब्रांचिंग डिसेंट। क्लियर। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। वहीं अगर हम बात करें लेमार्क की, लेमार्क ने क्या कहा था, कैसे इवोल्यूशन कहा हुआ है, तो लेमार्क ने कहा था कि जो इवोल्यूशन एक्चुअल में हुआ है उसको यूज़ एंड डिसयूज़ ऑफ ऑर्गन बताया था। यानी कि कोई ऑर्गन का हम ज़्यादा यूज़ करते हैं तो वो फिर इवोल्व हो जाता है, और जिस तरह से हम उसका यूज़ करेंगे उस तरह से वो इवोल्व हो जाएगा। जैसे उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया था कि जो जिराफ था वो पहले क्या करता था, बहुत बड़े बड़े टोल ट्रीज की पत्तियां खाया करता था, लीव्स को खाता था, इसके कारण से उसकी गर्दन लंबी हो गई। तो ये एक्चुअल में ये इस थ्योरी को बाद में क्या कर दिया गया, नकार दिया गया, नहीं माना गया, किसी ने विश्वास नहीं किया इस थ्योरी पर। क्लियर। एक चीज़ और डायरेक्टली नीट के अंदर पूछी जाती है, उस पर ध्यान देना है कि जो हमारे डार्विन साहब थे ये किन से ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे, किन से सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे, ये कई बार पूछा गया है। तो डार्विन जो थे वो किन से इन्फ्लुएंस हुए थे, थॉमस मेल्थस से, थॉमस मेल्थस से इन्फ्लुएंस थे। और थॉमस मेल्थस का आपने नाम सुना होगा। थॉमस मेल्थस ने क्या दिया था, पॉपुलेशन ऐसे दिया था। क्लियर। तो पॉपुलेशन ऐसे थॉमस मेल्थस ने दिया था, ये आपको याद रखना है। अब आपको ये चीज़ें हमने देखी यहाँ पर। अब आपको दो चीज़ इम्पोर्टेंट ध्यान देनी है जो अभी 2019 की नीट के अंदर, 18 की नीट के अंदर कंटिन्यूसली पूछी गई है, उन चीज़ों पर आपको ध्यान देना है। जो डार्विन और एक ह्यूगो डी व्रिस के बारे में काफ़ी चीज़ें पूछी गई है। डार्विन ने हमने बताया है कि डार्विन के बारे में और चीज़ें मैं बताता हूँ आपको, और एक ह्यूगो डी व्रिस के बारे में। ये दो चीज़ें अच्छे से याद रखनी है। डार्विन जो है इन्होंने क्या बताया था कि जो इवोल्यूशन होता है एक्चुअल में वो नेचुरल सिलेक्शन की वजह से होता है। उसके बाद में इन्होंने बताया था कि जो इवोल्यूशन होता है वो वेरिएशन के कारण होता है। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होती है, वेरिएशन आती है जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन के कारण, और उन जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन के कारण ही इवोल्यूशन होता है। तो इन्होंने वेरिएशन को कारण बताया था। और इन्होंने ये कहा था कि ये जो वेरिएशन होती है ये कैसी होती है, वेरिएशन जो होती है ये डायरेक्शनल होती है, डायरेक्शनल होती है, ऐसा इन्होंने कहा था। क्लियर। वेरिएशन डायरेक्शनल होती है ऐसा इन्होंने कहा था। जबकि ह्यूगो डी व्रिस ने क्या कहा, ह्यूगो डी व्रिस ने कहा कि जो वेरिएशन नहीं, इन्होंने मेन कारण बताया था म्यूटेशन। इन्होंने बताया म्यूटेशन। म्यूटेशन का आप मतलब जानते हैं, अगर सडन चेंज होता है किसी भी जीन के अंदर
तो उसे म्यूटेशन कहा जाता है। क्लियर? तो म्यूटेशन को कारण बताया था और उन्होंने कहा था कि जो म्यूटेशन होती है वो होती है डायरेक्शनल लेज। ये क्वेश्चन नीट 2019 का क्वेश्चन है। डायरेक्शनल लेज होती है म्यूटेशन। और दूसरी चीज़ क्या कही थी हुगो डी व्रीज ने, कि जो एक्चुअल में इवोल्यूशन है वो सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन के कारण होता है। सिंगल स्टेप में लार्ज इवोल्यूशन होता है, ऐसा कहा था। सिंगल स्टेप लार्ज इवोल्यूशन। और इस टर्म के लिए एक टर्म यूज़ किया गया जो 2017 के नीट के अंदर पूछा गया था, साल्टेशन टर्म। साल्टेशन का मतलब क्या होता है? सिंगल स्टेप लार्ज इवोल्यूशन। क्लियर? तो ये आपको अच्छे से याद रखना है चीज़ें, ठीक। और इनका एक और चीज़ पूछी जाती है हुगो डी व्रीज की। जो हुगो डी व्रीज है इन्होंने इवनिंग प्राइमरोज पर काम किया था। इवनिंग प्राइमरोज पर काम किया था, तो ये काफ़ी चीज़ पूछी जाती है, तो ये आपको ध्यान देना है। क्लियर? तो यहाँ पर हमने ये चीज़ें यहाँ पर जानी। अब हम और चीज़ें देख लेते हैं कुछ। अब इसके अंदर हम बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक देखते हैं इस चैप्टर के अंदर, जो लास्ट टॉपिक भी है इस चैप्टर का, इवोल्यूशन ऑफ मैन। इवोल्यूशन ऑफ मैन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्या होता है, मैन का इवोल्यूशन कैसे हुआ है, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे हुआ है? सबसे पहले ऐसा माना जाता है कि आज से 15 मिलियन ईयर पहले, आज से 15 मिलियन ईयर पहले जो अफ्रीका है, अफ्रीका के जंगलों में ऐसा माना जाता है कि अफ्रीका के जंगल में ड्रायोपिथेकस और रामापिथेकस नाम के प्राइमेट रहा करते थे। और ये जो प्राइमेट थे जनरली ये थोड़ा झुककर चला करते थे, ऐसा माना जाता है। और ये जो ड्रायोपिथेकस था ये थोड़ा एप की तरह दिखता था, जैसे चिंपांजी और एप जो चलते हैं उस तरह से चला करते थे। तो ड्रायोपिथेकस जो था वो एप की तरह थोड़ा ज़्यादा दिखता था, और जो रामापिथेकस था वो मेन की तरह थोड़ा दिखता था, मेन की तरह थोड़ा दिखता था। ये कब की बात है? 15 मिलियन ईयर पहले की आज से। इसके बाद आपको अगली चीज़ पे आना है। इसको आपको जो ईयर है इसको काउंट अच्छे से करना है, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्टली सीक्वेंस पूछा जाता है। हर चीज़ यहाँ पे डायरेक्टली नेट के अंदर पूछी जाती है। अगली चीज़ आना है आपको यहाँ से डायरेक्टली 3 to 4 माया की बात। 3 से 4 मिलियन ईयर पहले क्या हुआ? एथियोपिया और टेंजेनिया में, एथियोपिया और टेंजेनिया के अंदर फॉसिल्स की डिस्कवरी की गई। एथियोपिया और टेंजेनिया में फॉसिल्स की डिस्कवरी की गई थी, और उन फॉसिल्स में ये पाया गया कि आज से 3 से 4 मिलियन साल पहले कुछ ऐसे प्राइमेट रहा करते थे जो सीधा चलते थे, और उनकी हाइट कितनी थी? 4 फीट से कम हाइट थी। ऐसा माना जाता है कि उनकी हाइट कितनी थी? 4 फीट से कम थी। और जनरली वो क्या किया करते थे? फ्रूट को खाया करते थे। ऐसा 3 to 4 माया की बात है। उसके बाद हम और आगे आते हैं, 2 मिलियन ईयर पहले की बात करते हैं। 2 मिलियन ईयर पहले की हम बात करते हैं, तो इसमें आता है कि ऑस्ट्रेलियोपिथेकस ये रहा करते थे। और ऑस्ट्रेलियोपिथेकस था, ये भी जनरली क्या करता था? ये पत्थरों का यूज़ किया करता था शिकार करने के लिए। ये पत्थरों का यूज़ किया करता था शिकार करने के लिए, और ये भी जनरली क्या करता था? नॉर्मली फ्रूट को खाता था। तो ये चीज़ें सामने आई। 2 मिलियन ईयर एगो की बात है ये ऑस्ट्रेलियोपिथेकस। उसके बाद हम और आगे चलते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं होमो हेबाइलस की।
होमो हेबाइलस की बात करते हैं, और ऐसा माना जाता है कि पहले आज जो हम होमो सेपियंस है, हमारी तरफ सबसे पहले यही माने जाते हैं होमो हेबाइलस जो है पहले आज के मैन की तरह, ये पहले ऐसे मैन थे जो हमारी तरह दिखते थे, होमो हेबाइलस। और इनकी ब्रेन कैपेसिटी जो थी वो 650 से लेकर तो 800 क्रेनियल कैपेसिटी इनकी थी, अच्छे से आपको याद रखना है। और इनको होमिनिड कहा जाता था, होमिनिड भी कहा जाता था, क्लियर। और ये जनरली क्या करते थे, ये मांस खाया करते थे, ऐसा माना जाता है कि ये दे एट मीट, ऐसा माना जाता था। उसके बाद कौन आता है, होमो इरेक्टस आते हैं। इनकी ब्रेन कैपेसिटी कितनी थी होमो इरेक्टस की, इनसे थोड़ी ज़्यादा ब्रेन कैपेसिटी थी इनकी, लगभग 900 क्रेनियल कैपेसिटी इनकी थी होमो इरेक्टस की। और ये क्रेनियल कैपेसिटी का 2019 के अंदर नीट के अंदर डायरेक्टली क्वेश्चन आया हुआ है, तो अच्छे से याद रखना है। होमो इरेक्टस 900 सीसी। और ये कब की बात है होमो इरेक्टस, आज से लगभग, होमो इरेक्टस की हम बात करें तो लगभग 1.5 मिलियन साल पहले, क्लियर, आज से 1.5 मिलियन साल पहले की ये बात है। अब हम बात करते हैं, अब थोड़ा पास में हम आ जाते हैं धीरे धीरे। इसके बाद हम आएंगे नींडरथल मैन की बात करते हैं, नींडरथल मैन। और ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, क्यों, क्योंकि सबसे ज़्यादा अभी तक ह्यूमन की हिस्ट्री के अंदर सबसे ज़्यादा जो ब्रेन की कैपेसिटी रही है, क्रेनियल कैपेसिटी रही है, और नींडरथल मैन की थी, कितनी, 1400 क्रेनियल कैपेसिटी, ठीक, ये नींडरथल मैन की थी। और नींडरथल मैन जो था आज से कितने साल पहले था, लगभग 1,15,000 ईयर पहले ये था, क्लियर। उसके बाद में कौन आया, आज के जो मॉडर्न मैन हैं जिन्हें हम कहते हैं होमो सेपियंस, होमो सेपियंस आए। और होमो सेपियंस कब से कब तक, ये आज से लगभग 75,000 ईयर पहले, 75,000 साल पहले ये आए। और धीरे धीरे क्या किया इन्होंने, ये धीरे धीरे सभी कॉन्टिनेंट में फैल गए, सारे की सारी जगह पर ये धीरे धीरे फैल गए। इन्होंने आज से 18,000 साल पहले, आज से 18,000 साल पहले प्री हिस्टोरिक केव आर्ट, प्री हिस्टोरिक केव आर्ट मतलब चित्रकला बनाना स्टार्ट किया। और चित्रकला का एग्जाम्पल ये एनसीईआरटी में अच्छे से दिया, आपको याद रखना है। अभी करेक्शन हुआ एनसीईआरटी के अंदर कि जो मध्य प्रदेश है उसकी रायसेन डिस्ट्रिक्ट के भीमबेटका में चित्रकला प्री हिस्टोरिक केव आर्ट मिलती है। तो ये आपको 18,000 साल पहले की बनी हुई है, आज से अच्छे से याद रखना है। उसके बाद में आज से लगभग 10,000 साल पहले क्या हुआ, 10,000 साल पहले एग्रीकल्चर स्टार्ट हुआ। और एग्रीकल्चर करने के कारण जो मेन थे वो धीरे धीरे अपने हैबिटेट बनाने लग गए और एक जगह पर रहने लग गए। तो इस तरह से हमने इवोल्यूशन के सब चीज़ों को एक जगह इकट्ठा करके देखा, क्लियर। तो थैंक यू, आज के लिए इतना ही।